नमस्कार मित्रों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल। हम पंकज चौधरी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे सेशन की दूसरी इकाई है और आज हम आपको संधि की में स्वर संधि में हमारे इसके पहले स्वर संधि में जो है दीर्घ संधि और वृद्धि संधि और गुण संधि को हमने बताया, पढ़ाया और आपने बहुत अच्छी प्रक्रिया दी। इसके बाद इसी क्रम में हम आज आपको पढ़ाएंगे यड़ संधि और अयाद संधि, स्वर संधि में के भेद में आती है ये। तो इसके पहले हम अपनी संधि शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी आप तक जो है पहुंचाना चाहता हूं, जो यूजीसी की नेट में लगी हुई है। तो पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम जो है संधि पे आएंगे। पहली कहानी हमारी जो है कहानी है दुनिया का अनमोल रत्न। आज इसके बारे में हम जानेंगे कि दुनिया का अनमोल रत्न कहानी है, जो किसकी कहानी है। ये प्रेमचंद जी की है। ये कहानी प्रेमचंद जी की है। एक बात और दोस्तों, ये इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1907 में हुआ था। और किस पत्रिका में हुआ था? जमाना, एक जमाना पत्रिका है जो उर्दू पत्रिका है। ऐसी पत्रिका है उर्दू, जो कानपुर से निकलती है, कानपुर से। इसी कहानी के बारे में आज हम जानेंगे कि दुनिया का अनमोल रत्न है क्या, प्रेमचंद जी इस कहानी में क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरीके से जो है इसको जो है आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। चलिए मित्रों, दुनिया का पहली बात तो इस कहानी में पात्र को हम जान लेते हैं जो हमारी मुख्य भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये हमारे यूजीसी में पूछा जाता है नेट के सिलेबस में कि जो है इसमें दुनिया के अनमोल रत्न में कितने पात्र हैं और कौन पात्र हैं। तो पहला पात्र है इसका दिल फिगार। क्या भैया? दिल फिगार। और दूसरा पात्र है दिल फरेब। ये दो पात्रों में ये दिल फिगार जो है पुरुष पात्र है और ये स्त्री पात्र है। कहानी हम शुरू कर रहे हैं आप लोग के बीच में कि किस तरीके से जो है इस कहानी में प्रेम का जो समावेश किया गया है, किस प्रकार से है, एक दूसरे के प्रति जो निछावर किया गया है। दिल फरेब एक जो है किसी राज का सैनिक या वहाँ का कर्मचारी ही मान लीजिए, और ये दिल फरेब वहाँ की महारानी रहती हैं और इनका प्रेम जो है इन्हीं से होता है। तो ये जाते हैं राजमहल में और कहते हैं कि महारानी जी, हम आपसे प्रेम करते हैं और जो है हमारे प्रेम को स्वीकार कीजिए। तो महारानी जी बहुत आश्चर्यचकित होती हैं कि भाई वो कुछ कहती नहीं है और उनके प्रेम को जो है स्वीकार करने से पहले कुछ शर्तें उनके सामने रखती हैं कि जो है हमको दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ला को दो,
तब जाकर मैं आपसे प्रेम करूंगी और आपके प्रेम को मैं स्वीकार करूंगी। तो आइए देखते हैं। और ये कहकर दिलफरेब जो है दिलफिगार को अपने राज से निकाल देती हैं, कहती हैं कि जाइए दुनिया में कहीं से ढूंढ कर उस अनमोल रत्न को लाइए। तो जब ये दिलफरेब जो है दिलफिगार जो है जब उस राज से निकलता है तो जो है भाई ये प्रेम कर रहा है तो अपनी प्रेम के लिए जो है कहीं भी कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहता है। ये दिलफरेब के कहने से जब दिलफिगार जाता है तो बहुत ढूंढने के बाद जो है उसको एक जगह एक दृश्य मिलता है जहाँ पर किसी चोर को फांसी की सजा दी जा रही थी। यहाँ पर दिलफिगार पहुंचता है और इस दृश्य को देखता है और चोर जो है अपने किए हुए कर्मों को सोचकर पश्चाताप कर रहा था कि मैंने जो है ऐसा कर्म ही क्यों किया कि जो लोग मुझे फांसी की सज़ा दे रहे हैं या हमको सूली पर चढ़ा रहे हैं। उन्हीं सब बातों को याद कर कर वो पछता रहा है और एक बच्चे के सामने जो है अपनी बातों को उसको देखकर अपने आप को उसमें देख रहा है कि पहले जो है मेरा मन इसी बच्चे की समान था, मैं भी जो है इसी की तरह जो है एक जो है निश्चल दिल का था, जो है मेरे अंदर कोई चोरी कपट नहीं था। लेकिन जो है आज मैं ऐसा कर्म कर चुका हूँ कि लोगों की नज़र में जो है मैं बहुत बुरा इंसान बन चुका हूँ। इसलिए ये सोच कर वो पछता रहा था और रो रहा था। तो पहला हमारा जो अनमोल रत्न है वो क्या है? पश्चाताप। पश्चाताप का आंसू। जब दिलफिगार इसको देखता है और तब वो समझ जाता है कि इससे बड़ा कोई अनमोल रत्न हो ही नहीं सकता दुनिया में, कि जो है आदमी अपने बुरे कर्मों को सोचकर रो रहा है, पछता रहा है और अपने अंतिम समय में जो है जो पश्चाताप कर रहा है तो इससे बड़ा कोई रत्न नहीं हो सकता। और ये उसके पश्चाताप के आंसू को लेकर महारानी दिलफरेब के पास जाता है। इसके पास दिलफरेब के पास दिलफरेब के पास ये जाता है और कहता है, महारानी जी, हमने एक चोर को फांसी पर लटकते हुए समय जो है सजा जब हुई थी तो उस समय जो है जब वो अपने बुरे कर्मों को याद करके सोच करके जब वो रो रहा था तो उसके आंसू का जो है एक बूंद मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इससे बड़ा कोई अनमोल रत्न नहीं हो सकता। तब दिलफरेब कहती है, आपकी बात तो सही है, पर जाइए, अभी हमारी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी और भी है इससे भी कोई बड़ा अनमोल रत्न है, उसको ला के दीजिए, तब जाकर मैं आपके प्रेम को स्वीकार करूंगी। दिलफरेब जो है फिर निराश होकर फिर उस रात से वो जाता है। पहला हमारा जो है, अगर इसी में क्वेश्चन पूछेगा तो
पूछेगा कि किस कहानी में पश्चाताप दुनिया के अनमोल रत्न कहानी में पहला रत्न कौन था, तो पहला रत्न दोस्तों मित्रों हमारा पश्चाताप का आंसू था। और उसके बाद दूसरा रत्न जब वो ढूंढने के लिए जाता है, बहुत जाते जाते ढूंढते ढूंढते थक जाता है, तब उसको एक जगह एक विधवा जो है, एक पतिव्रता नारी जो है अपने पति के मृत्यु पर सती हो रही थी उसके साथ। तो क्या करता है कि सीता की राख, जब यहाँ पर वो पहुँचता है, देखता है कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के वियोग में जो है अपने आप को जो है उसके अपना जीवन समाप्त कर रही है। तो इससे बड़ा कोई अनमोल रत्न नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं हो सकता। तो वो जो है यहाँ पर जाता है और इस राख को लेकर जाता है फिर दिलफरेब के पास। दिलफरेब से कहता है कि महारानी जी जो है मैं दुनिया में दूसरा रत्न जब वो लेकर जाता है, कहता है कि इससे बड़ा कोई रत्न नहीं हो सकता। जब इस रत्न को जो है महारानी लेती कहती हैं आपकी बात सत्य है, लेकिन फिर भी अभी हम आपके बात से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अभी भी आप वो रत्न नहीं ले आ पाए हैं जो मुझे चाहिए। फिर निराश हो जाता है दिलफिगार और फिर जो है वो निकल देता है तीसरे उस रत्न को ढूंढने के लिए कि आखिर वो रत्न है क्या जो है हमसे जो दिलफरेब मांग रही हैं, जिससे हमारा प्रेम वो स्वीकार कर लेंगी। तो दोस्त मित्रों ये जो है फिर जाता है, उसके बाद एक जगह उसको देश के अंतिम छोर पर सैनिक युद्ध कर रहे थे और उनके शरीर से जो रक्त या खून बह रहा था उसको देखता है और सोचता है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई रत्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो है ये देश के प्रति जो है एक प्रेम है, उसका बलिदान है, निछावर है, तो इससे बड़ा कोई प्रेम हो ही नहीं सकता। दिलफरेब जो है सैनिक के पास जाता है और एक बूंद कतरा खून का लेकर फिर दिलफरेब के पास जाता है और कहता है महारानी इससे बड़ा कोई प्रेम हो ही नहीं सकता कि जो है अपने देश के प्रति जो प्रेम है उसके प्रति जो है अपना बलिदान जो है वो इससे बड़ा कोई रत्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी का जो है किसी देश या किसी मिट्टी के प्रति जो है अपना बलिदान ही सबसे बड़ा मूल रत्न होगा। तो एक खून का कतरा लेकर जाता है और दिलफरेब मान जाती हैं और कहती हैं कि हाँ अब जो है आपने दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल रत्न लाया है। इस वजह से दिलफरेब को दिलफिगार जो है अपने प्रेम को स्वीकार कर लेती हैं और उनसे जो है अपनी शादी ब्याह जो भी होता है करती हैं। तो दोस्तों हमारी कहानी का मतलब इतना था कि जो है इसमें कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला जो है अगर पूछेगा यहाँ से तो पश्चाताप के आंसू, पहला अगर रत्न पूछेगा तो पहला रत्न कौन था, पहला पश्चाताप के आंसू, और दूसरा कौन था चिता की राख, और तीसरा रत्न कौन था सैनिक के शरीर से बहता हुआ खून जो देश के प्रति था, देश के प्रेम के प्रति था। तो ये तीसरा हमारा रत्न हो गया। मित्रों हमारा क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि पहला रत्न दुनिया के अनमोल रत्न में कहानी में पहला रत्न वो कौन सा था, तो पश्चाताप के आंसू थे, और दूसरा रत्न कौन था तो चिता की राख थी, और तीसरा क्या था तो सैनिक के शरीर से बहता हुआ खून का एक कतरा था। इसी से दिलफरेब जो है दिलफिगार के प्रेम को स्वीकार कर लेती हैं और उनसे शादी उदी कर लेती हैं। दोस्तों
कभी भी प्रेम किसी शर्त और किसी शर्त का मोहताज नहीं है। लेकिन क्या करेंगे भाई, लोग ऐसे ऐसे मानसिकता वाले हैं कि नहीं, हमको अनमोल रत्न चाहिए। अक्सर तो ये महिलाओं में होता है। कहते हैं कि प्रेम अगर पाप है तो पुण्य किसका नाम है, प्रेम अगर पाप है तो पुण्य किसका नाम है, प्रेम अगर कर्म है तो सदगति का क्या काम है। झांक के देखो मन मंदिर में कर्म ही भगवान है, अरे पापियों के पाप से प्रेम भी बदनाम है। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसी मानसिकता वाले होते हैं जो प्रेम को मजाक समझते हैं और लोगों के दिलो दिमाग से खिलवाड़ करते हैं, जबकि इस खिलवाड़ के चलते किसी की जान भी जा सकती है। तो मित्रों, हमारी कहानी का मतलब यही है कि पश्चाताप के आंसू है, किसकी कहानी है। इसमें पात्र कौन है, तो इसमें दो पात्र हैं, एक दिल फरेब और एक दिल फिगार। एक पुरुष पात्र है, एक महिला पात्र है। और तीन रत्न जो है, तीनों रत्न के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया। और यहाँ से बस यही पूछेगा। और तीसरा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का अनमोल रत्न किसकी कहानी, तो प्रेमचंद की है। और किस सन में प्रकाशन इसका हुआ था, तो 1907 में हुआ था। किस पत्रिका में हुआ था, किस पत्रिका में हुआ था, तो दोस्तों मित्रों, ये हमारा जमाना पत्रिका में, जो उर्दू है, उर्दू की पत्रिका है, कानपुर से प्रकाशन इसका होता था। वहाँ से जो है एक इस पत्रिका में इसका संपादन हुआ था या प्रकाशन हुआ था। मित्रों चलिए, तो हमारी ये विशेष जो था यूजीसी के नेट में जो कहानी लगी थी, हम इसी तरह से एक एक कहानी, एक एक उपन्यास, एक एक नाटक को आपको बताते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे हम लोग। और हमारी जो है अगली कक्षा है वो संधि से है, तो हम संधि पर ही जो है चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हमने स्वर संधि में दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि पर चर्चा कर चुके हैं। किस तरीके से तोड़े हैं, संधि विक्षेप किए हैं, बताए हैं किस तरीके से जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि कैसे हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि कैसे हो जाएगी, इसमें कौन चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी, मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट था आपको बता दिया है। अब अगले हमारा जो टॉपिक है वो आता है यण संधि। कौन सी मित्रों, यण संधि। चलिए हम एड़ संधि पे बात करते हैं। स्वर संधि में यण हमारी चौथी इकाई चलने जा रही है, यण स्वर संधि। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। यदि यह स्वर संधि है क्या, पहले इसको जान लेते हैं, किस तरीके से परिभाषा जान लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसका संधि विच्छेद भी करेंगे, बताएंगे कैसे होता है। तो नियम इसका है, यदि ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद कोई स्वर आए, क्या आए, कोई स्वर आए, तो ई और ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई का या हो जाएगा। क्या मित्रों हो जाएगा, या। और ह्रस्व उ और दीर्घ उ का जो वाह हो जाएगा। मित्रों क्या हो जाएगा, वाह। और उसके बाद अगर री का हमारा र हो जाएगा। जहाँ पर ए विकार और या विकार, वा, या, वा और रा,
अगर ये विकार किसी संधि में आते हैं तो वहाँ पर हमारा कौन सा संधि हो जाएगी? यड़ संधि। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, पहले हम वर्णों को तोड़ लेते हैं, उसके बाद जो है सीखते हैं कैसे हो रहा है। जैसे ई धन अ बराबर क्या हो जाएगा हमारा? या दीर्घ ई धन आ ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों का संयोग कराएंगे तो हम तब भी हमारा क्या हो जाएगा मित्रों? या तो ह्रस्व उ या दीर्घ उ को, चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो इसका हमारा क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। या री प्लस धन ह्रस्व या दीर्घा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। यानी कि हमारा कहने का मतलब जिस संधि में इन वर्णों अक्षरों का विकार होगा वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यड़ स्वर संधि हो जाएगी। तो एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यद्यप, क्या है? यद्यप। अब इसका संधि विक्षेप करते हैं तो इसका संधि विक्षेप होगा यदि धन अपि। क्या होगा? यदि धन अपि। अब इसी में से हमको क्या निकल रहा है? ह्रस्व ई निकल रहा है और यहाँ पर ह्रस्व आ निकल रहा है। जब दोनों का संयोग कराएंगे तो हमारा क्या विकार उत्पन्न हुआ? या। और इसी को जब हम मिलाएंगे तब ये हो जाएगा य द पे। यानी कि हमारा जो या है कहाँ पर समाहित हो गया? यहाँ पर समाहित हो गया, तब जाकर हमारा ये यड़ संधि हो गई। अगला हमारा जो है उदाहरण है अत्यावश्यक। क्या है? अत्यावश्यक। अब इसका हम संधि विक्षेप करेंगे अति। क्या होगा भैया? अति धन अति धन आवश्यक। क्या होगा भैया? आवश्यक। आवश्यक। इसको तोड़ते हैं, देखते हैं। यहाँ से हमारा ह्रस्व ई निकल गया, यहाँ पर से दीर्घ आ निकल गया। तो और इनका जब हम संयोग कराएंगे तो हमारा कौन सा विकार हुआ? या हुआ। या इधर क्या बचा है? व बचा है, स क। और इधर क्या बचा है हमारा? अति। अति में से ई हमारा आ गया बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा है? तो हलंत लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ से स्वर निकाल दिया गया है जहाँ पर इस विकार को उत्पन्न करने के लिए। अब इसको हम पूरा संयुक्त रूप से लिख देते हैं तो ये हो जाएगा अति अत्यावश्यक। अब कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है मित्रों। अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार हम इसको वर्णों में तोड़ लेते हैं, ताकि जो है हमारा जो है किसी प्रकार से कहीं से गलती ना हो। तो देख लीजिए ह्रस्व आ है यहाँ पर। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आधा कोई शब्द रहेगा तो वहाँ पर हलंत लग जाएगा। और उसके बाद क्या हमारा या है? या में कौन सा अक्षर लगा है? दीर्घ आ लगा है, हम दीर्घ आ लिख दिए। उसके बाद क्या है? वाह है, वाह में हलंत लगाइए, यहाँ पर भी ह्रस्व आ निकल जाएगा। उसके बाद हमारा सा है, सा है। उसके बाद हमारा या है, ये भी हलंत लगाइए क्योंकि इसमें जो है आधा अक्षर लिखा गया है। और उसके बाद हमारा या है, या में हलंत लगा दीजिए, फिर आ ह्रस्व निकल गया। उसके बाद हमारा का है,
का में हलंत लगा दीजिए तो हमारा हरस आ निकल गया। यानी कि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं लिखे जा सकते या बोले जा सकते। इसलिए जो हमारा जो हरस आ या दीर्घ आ रहा है ये इन्हीं कारण से हो रहा है मित्रों। तो अगर आपसे कोई पूछे इस तरह से नॉर्मली देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर अगर गिना जाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि इसमें कितने वर्ण हैं 11 वर्ण है। इस तरह से आपको कम दिखेंगे लेकिन अगर तोड़ा जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर ज़्यादा दिखने लगेंगे। तो आपसे अगर किसी प्रकार से आपको दिक्कत हो तो इस तरह से तोड़ लिया करिए, चाहे संधि हो या चाहे उसका वर्णों में तोड़ना हो। तो हमको कहीं से भी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए कि ताकि जो है हमारे एग्जाम में फिर से कोई दोबारा गलती ना हो पाए। अगली चलिए इसी कड़ी में हम जानते हैं अनयन। अनयन अनयन इसको तोड़ते हैं तो इसका क्या हो जाएगा अनु अनु धन। क्या होगा अनु बताइए भैया क्या होगा। अरे बता दीजिए एक बार आप लोग भी कमेंट के माध्यम से ताकि हम भी जान लें कि आप क्या बताना चाह रहे हैं क्या जानना चाह रहे हैं। 1 मिनट में अपना कमेंट देख लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सरिता जी, गुड मॉर्निंग राहुल जी, गुड मॉर्निंग सुशील जी, गुड मॉर्निंग महेश जी, गुड मॉर्निंग परवेज जी, गुड मॉर्निंग शिखा जी, गुड मॉर्निंग। जी जी मज़ा आ रहा है, अच्छी बात है, आएगा और भी अच्छा आएगा। कहानी के अच्छा कहानी बहुत अच्छी लगी। अच्छा धन्यवाद। चलिए हमने कमेंट देख लिया, अब चलते हैं हम अगले। तो यहाँ पर अनुधन अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा अ। अब यहाँ से हमको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से हमारा हरस उ मिल रहा है, यहाँ पर हरस अ मिल रहा है, दोनों का संयोग करा दीजिए तो हमारा क्या बन जा रहा है। मैंने कहा था ना जब हरस उ चाहे दीर्घ उ को किसी स्वर से जोड़ेंगे तो वहाँ पर कौन सा विकार होगा, तो वहाँ पर वा विकार आएगा। तो यहाँ पर क्या हमारा आ रहा है वा। चलिए अब यहाँ क्या बचा व और इधर क्या हमारा बचा है अन। आओ भी आधा न हलंत लगा दीजिए। अब इसको हम पूरा संयुक्त रूप से लिख देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा अन यन। अब कहीं से गलती नहीं होनी चाहिए। इसको फिर से हम तोड़ लेते हैं हरस आ और फिर उसके बाद हमारा ना है हलंत लगा लीजिए, या है या में भी जो है हलंत लगाइए, उसके बाद हरस आ लिख लीजिए, उसके बाद जो है हमारा ना आता है इसी क्रम में ना में हलंत लगा के आ लिख लीजिए। आपका जो है ये टूट चुका है वर्णों में। अब कहीं से भी चाहे संधि से तोड़ना हो चाहे वर्ण से तोड़ना हो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर एग्जाम में गलतियां कर देते हैं संधि विच्छेद करने में, वर्ण विच्छेद करने में। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन है गुरुओदय। क्या है भैया गुरु धन गुरु सॉरी पहले मैंने तोड़ दिया गुरु उदय। अब इसको तोड़िए, इसका संधि विच्छेद करिए। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा गुरु धन ओ दय गुरुओदय। अब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे। यहाँ से हमारा क्या निकल आ रहा है, रू से क्या निकल रहा है ऊ निकल रहा है। कौन सा ऊ निकल रहा है बड़ा ऊ निकल रहा है मित्रों। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है ओ है, तो यहाँ पर हमारा जो है कोई भी स्वर आ जाए ओ है। अब यहाँ से दोनों का अगर हम संयोग कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा मित्रों उ का वाह हो जाएगा। तो यहाँ पर वाह हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको संयुक्त रूप से लिख देते हैं तो गुरु ओ
द। अभी हमारा सही हो गया संधि। अगली कड़ी हम देखते हैं। अगला हमारा उदाहरण क्या है? अगला अगला है मध्यालय। क्या भैया? लय, यही न है। अब इसको हम तोड़ लेते हैं। मध्यालय का होगा मधु धन आलय। क्या होगा? मधु धन आलय। यहाँ पर क्या हमारा निकल गया? हर्ष निकल गया। यहाँ से हमारा दीर्घ आ निकल गया। अब दिनों का संयोग कराएंगे तो यहाँ पर हमारा कौन सा विकार उत्पन्न हो रहा है? वाह हो रहा है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर हमारा क्या बचा? अल्लाह बचा है और या बचा है, लय बचा है। और इधर हमारा क्या बचा है? मध्य बचा है। इसमें हलंत लगा दीजिए क्योंकि हमारा स्वर निकल चुका है। अब इसको संयुक्त रूप से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? मध्य य लय। ठीक है। एक है और उदाहरण है पित्रो। क्या भैया? पित्रो। ठीक है। पित्र, सॉरी, पित्र देश। पित्र देश। एक हमारा री वाला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पित्र देश में क्या हो जाएगा? पितृ, पितृ, ऋतु। धन क्या हो जाएगा? आदेश। क्या होगा हमारा? आदेश। और इसको जो है हम जब यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकला? री निकला। और यहाँ से क्या हमारा निकला? दीर्घ आ निकला। दोनों का संयोग कराएंगे तो क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। और उसके बाद हमारा इधर देश बचा है और इस इधर क्या बचा है? पितृ बचा है। पितृ, पितृ। इसमें से री निकल गया है तो हलंत लगा दीजिए। और उसके बाद अगर हम इसको जब संयुक्त रूप से लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? पित्रो, पित्रो देश। मित्रों यही है। एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले जो हमने बताया है गुरुवेदय, अक्सर ये पूछ लेता है, अन्वयन को भी पूछ लेता है कि जो है अन्वयन का संधि विक्षेप करिए, अन्वयन में कौन सी संधि है? तो हमारा कौन सी संधि है भैया? यण संधि है। जहाँ या वा और रा का विकार उत्पन्न होता है वहाँ पर यण संधि होती है। मित्रों चलिए हम फिर अगली कक्षा में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ जो है मैं फिर आपसे विदाई ले रहा हूँ। धन्यवाद। चौधरी क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।